हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फार्मूला सीट। आज हम ग्रेविटेशन के सारे फार्मूले देखेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और ग्रेविटेशनल का ये इन शॉर्ट वन शॉट का पूरा वीडियो है। तो पूरा शॉर्ट में समझाया गया है, इसमें सारे फार्मूले कवर किए जाएंगे। और चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ओके। अगर आप और फार्मूला सीट देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो ये फार्मूला सीट है इसका जो पीडीएफ है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशन में जो आता है वो आता है पहला फार्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि जो दो मासेज हैं, M1 M2 मास है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, तो उन पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो होगा जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। मीन्स जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और जो फोर्स होगा वो होगा 1/r² के प्रोपोर्शनल। ओके। अब जो होगा मीन्स जैसे जैसे हम इनकी बीच की डिस्टेंस बढ़ाएंगे, इन पे एक दूसरे पे लगने ये फोर्स बहुत कम लगाएंगे। ओके। जैसे जैसे आर को बढ़ाएंगे इन दोनों के बीच की जो फोर्स होगी वो कम हो जाएगी। ओके। तो जैसे जैसे आर को जब हम इन्फिनिटी रख देंगे तब कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा ये फोर्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी तब। ओके। जब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे फोर्स की वैल्यू, मीन्स उस टाइम फोर्स जीरो हो जाएगी। तो ये जी है, ये इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब पर केजी सेकेंड स्क्वायर। अब जो आता है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू आती है वो आती है एफ अपॉन एम। एम है टेस्ट मास और एफ है फोर्स, टेस्ट मास पर लगने वाली फोर्स। तो इसे ई से डिनोट करते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। ई एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके। तो मैं इसको समझाता हूँ ये कैसा आया। जो मास एम है, इसके इससे आर डिस्टेंस पे हमने एक पी पॉइंट पे एक छोटा सा मास लिया है स्मॉल एम का। ये छोटा सा मास इतना छोटा है, ये इसे टेस्ट मास कहते हैं, इतना छोटा है कि इसके द्वारा कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं बनाई जाएगी। ओके। अगर बनाई जाएगी तो इस पर भी कोई फोर्स लगेगी। ओके। तो इसके द्वारा कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं बनाई जाएगी, मीन्स नेग्लिजिबल होगी, बनाई तो जाएगी लेकिन बहुत कम होगी वो। ओके। ना के बराबर होगी। तो ई की वैल्यू आ जाती है जी एम बाई आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू आती है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको स्मॉल एम से और डिवाइड कर दिया तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया। ओके। तो इतना आ गया इज इक्वस टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब आता है होलो स्पेयर के अंदर, होलो स्पेयर के बाहर और होलो स्पेयर के सरफेस पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो इनसाइड में जो होती है, अंदर जो होती है वो जीरो होती है। होलो स्पेयर मीन्स खोखला गोला है, इसका मास एम और रेडियस आर है। और जो सरफेस पे होगी वो होगी ई एट सरफेस। ई एट सरफेस इज जी एम बाई आर स्क्वायर। आर इज रेडियस ऑफ दिस होलो स्पेयर। ओके। अब आता है आउटसाइड। आउटसाइड जो आती है वो ई नोट कह दिया मैंने, इसको ऐसे ही कह दिया, कोई कारण नहीं है। तो जी एम बाई स्मॉल आर का स्क्वायर मीन्स सेंटर से ये पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आर उसको कहते हैं। ओके। तो इसकी वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अब लेते हैं सॉलिड स्पेयर। सॉलिड स्पेयर में क्या आता है कि सॉलिड स्फीयर मीन्स पूरा भरा हुआ गोला, ठोस गोला। इसके अंदर पूरा मास भरा होगा जिसका मास है कैपिटल एम और रेडियस है इस आर, कैपिटल आर। ठीक है। और पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे निकालना है, तो आउटसाइड पे आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, तो पी पॉइंट पे आता है जी एम बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। इसके सेंटर से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस है आर, आर स्क्वायर। ओके। तो ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मीन्स जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे, मीन्स जैसे जैसे पॉइंट की दूरी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम दूर का पॉइंट लेते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे कम आती जाएगी वैल्यू, मीन्स इसकी स्ट्रेंथ दूर जाने पे कम होती जाएगी। ओके। और पास आने पे बढ़ती जाएगी। ओके। अब आता है सरफेस पे। सरफेस पे आर की वैल्यू कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो जी एम बाई कैपिटल आर का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। अब आता है हमारे पास इनसाइड। इनसाइड में जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर से छोटा होगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू से छोटी होगी, तो यहाँ पर आ जाता है ई इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम आर अपॉन आर क्यूब। ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जी है ये आर के प्रोपोर्शनल है और कैपिटल आर के क्यूब में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम इसको डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, वॉल्यूम किसी सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मास डेंसिटी इंटू 4/3 रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एम की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो
फाइनली हमारे पास जो आ जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 4/3 पाई रो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू आर, इस पॉइंट की डिस्टेंस। अब आता है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ आएगा, ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर जब इसके सेंटर पे है तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल की वैल्यू, फील्ड की वैल्यू 0 आ गई, और जैसे जैसे जब इसके सरफेस की ओर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जब सरफेस से दूर की ओर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। अब आता है एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे स्मॉल जी के नाम से भी जाना जाता है। स्मॉल जी के नाम से जाना जाता है तो आपको पता होगा लॉज ऑफ मोशन से, किसी बॉडी का मास m है और उस पर लगने वाली ग्रेविटी g है, स्मॉल जी, उस पर ग्रेविटी g लग रही है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो उसकी वजह आती है m इंटू जी। तो m इंटू जी यहाँ पर रख दिया, और ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अब स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो g की वैल्यू जो आ गई GM/r स्क्वायर आ गया। ओके GM/r स्क्वायर आ गया। अब सरफेस पे देखते हैं, अर्थ के सरफेस पे GM/r स्क्वायर। अब अर्थ के सरफेस होगा तो ME मास लेंगे और RE रेडियस लेंगे अर्थ का। ओके, मास और रेडियस लेंगे अर्थ का, तो इसकी वैल्यू पुट करने पे जो G की वैल्यू आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो आती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और जो मास ऑफ अर्थ है वो है 6 अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24 kg, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6400 किलोमीटर। तो इनकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हैं, ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है सबके सब, तो ये भी कांस्टेंट ही होगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी निकालते हैं, और इसको हम एक्सपेरिमेंटली लैब में जब हम लोग प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करते हैं तो बार पेंडुलम से भी इसको निकाला जाता है, और भी कई तरीके हैं इसको निकालने के, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी पहले तो लेंगे वेरिएशन इन जी। अगर हम सरफेस, अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, तो अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जा रहे हैं, वेरिएशन इन जी का मतलब है कि हम जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे या अर्थ के अंदर जाएंगे तो उस टाइम जी कितना वेरिएट होगा, कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा, ये हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो जब हम h हाइट ऊपर जाते हैं तो m मास का बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो इस पर कितनी ग्रेविटी लगेगी ऊपर जाने पे h हाइट पे। ठीक है, तो h हाइट पे लगेगी, वो लगेगी g डैश इक्वल्स टू जी नॉर्मल जी 9.8 वाला अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये देख सकते हो आप। ओके, अगर ये h जो है वो मच 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 लेस देन है आर ई के, रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा है, मीन्स जैसे मैंने ले लिया 100 मीटर, तो 100 मीटर में 6400 किलोमीटर में जब 100 मीटर जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मीन्स ये तो ऐसी बात होगी कि मतलब समंदर में 2 गिलास पानी डाल दिया मैंने, या 2 बाल्टी पानी डाल दी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर की जो आर ई की वैल्यू होगी वो, मतलब जो एच की वैल्यू होगी वो निग्लिजिबल हो जाएगी उस टाइम। तो जो इसको लिख दिया मैंने -2 ऊपर ले गए, मतलब इसको ऊपर ले गए तो -2 में आ गया ये। ओके, अब जब कोई भी चीज़ होती है 1 प्लस एक्स की पावर -n है, और x बहुत छोटा है 1 से, x इज लेस देन 1, तो जो ये -n है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा -n, तो आ जाएगा 1 -n x इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी किया गया है, जो -2 है यहाँ आगे आ गया, आगे कूद गया। ओके, तो 1 -2h अपॉन आर ई, जी डैश की वैल्यू आ गई g इंटू 1 -2h अपॉन आर ई। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है वेरिएशन इन जी एज वी गो बिलो अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ की सरफेस से नीचे की ओर जा रहे हैं, ये अर्थ है और यहाँ से अंदर की ओर जा रहा है, तो जी में कितना चेंज आएगा, तो उस टाइम जो जी डैश की वैल्यू आती है, नया जी जो आएगा वो आएगा g 1 -h अपॉन आर ई। मीन्स जो दोनों केसेस में ऊपर भी जा रहे हैं तो भी कम हो रहा है, और नीचे भी जा रहे हैं तो भी कम हो रहा है। मीन्स h हाइट ऊपर भी जी डैश की वैल्यू जो एक्चुअल जी होगा उससे कम होगी। सरफेस मीन्स सरफेस पे सबसे ज़्यादा होती है ग्रेविटी की वैल्यू। ओके, सरफेस पे सबसे ज़्यादा होती है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं कि वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ के शेप के कारण, मीन्स जो अर्थ है उसका जो आकार है उसके कारण जो जी आता है वो कितना वेरिएट करता है। ओके, तो हम जानते हैं कि जो इक्वेटर है उसकी रेडियस ज़्यादा होती है पोल के मुताबिक, पोल पे रेडियस कम होती है और इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपको पता है कि जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, कहीं पे से कम है, कहीं पे से ज़्यादा, कहीं पे से ऊपर है, कहीं पे से पहाड़ है, कहीं पे से मैदान है, ऐसा आप सबको पता है। इसको सॉलिड स्फीयर
पूरा परफेक्ट स्फीयर एज्यूम किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये है नहीं। तो जो इक्वेटर पे उसकी रेडियस ज़्यादा होती है और यहाँ पे कम होती है पोल पे। तो जो ग्रेविटी की वैल्यू आती है, ग्रेविटी की वैल्यू जो आती है वो आती है इक्वेटर पे कम और पोल पे ज़्यादा, पोल पे ज़्यादा। लेकिन जो इसका रीज़न है ये बहुत गलत रीज़न है, ये रीज़न सही नहीं है। ओके, इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, ठीक है। अब आता है वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज, ओके, तो अर्थ रोटेट करती है तो अब देखने वाले का फ्रेम अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ओके। तो जो कितना वेरिएट करेगा वो उसकी मोशन के कारण है, कितना जब वो रोटेशन कर रही है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा है और बहुत कम है वो ओमेगा। अगर इस पर एम मास का बंदा खड़ा है तो एम मास, तो जो इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, इस पर जो फोर्स लगेगी बाहर की ओर, जो उसको मीन्स घूमेगा कोई चीज़, अगर किसी चीज़ को घुमाऊँ, अगर मैं एक बॉल को घुमाऊँ और उस पर एक चींटी बैठी है तो चींटी कहाँ जाएगी, बाहर की ओर गिर जाएगी, वो बिल्कुल छटक जाएगी बाहर की ओर, ठीक है। तो ऐसे ही इंसान के साथ भी होना चाहिए, लेकिन क्या, जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वो बहुत कम है, इसलिए हम जाते नहीं हैं और ग्रेविटी के कारण भी रुके हुए हैं, ओके। तो जो फोर्स आती है उसकी वैल्यू आती है एम आर ओमेगा स्क्वायर, और जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आती है वो आती है जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। मीन्स इन दोनों का जो वेक्टर सम है, ये फाइनल नहीं है, वेक्टर सम है, वेक्टर सम करेंगे हम इनका अभी। अभी जब हम इनका वेक्टर सम करेंगे तो जो आएगा, आप देख सकते हो कि जो जी है वो सेंटर की ओर है, जो एक्चुअल जी है, लेकिन जो जी इफेक्टिव आएगा वो सेंटर से थोड़ा दूर की ओर आएगा, सेंटर से थोड़ा हट के आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वेट है वो भी एक्चुअल सेंटर की ओर ही डायरेक्टेड नहीं है, सेंटर से थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में है। जैसे सेंटर है तो सेंटर से दूसरी ओर को है थोड़ा सा, ठीक है, पूरा सेंटर की ओर नहीं है। तो जो डी जी इफेक्टिव की वैल्यू आती है यहाँ पे, ये आती है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब लेते हैं एट इक्वेटर, जी स्क्वायर आर, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस की जो वैल्यू है यहाँ पे, अगर इक्वेटर पे चले तो जीरो आती है और कॉस जीरो की वैल्यू वन आती है, तो इसकी वैल्यू वन, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इसकी जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। अब एट पोल, पोल पे 90 डिग्री होता है तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो आती है, इस केस में ये वाला टर्म जो होगा ये पूरा जीरो आ जाएगा, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी आ जाती है, इसलिए पोल पे मैक्सिमम जी हमको मिल जाता है, ओके। तो मतलब किसी चीज़ का वेट जो पोल पे होगा वो ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे कम होगा, मीन्स इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ओके। अब आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मीन्स कोई मास एम है और वो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है, और उसको मैं ए पॉइंट तक ला रहा हूँ, किसी ए पॉइंट तक ला रहा हूँ, ये है ए पॉइंट यहाँ से। तो इसमें जो लाने में काम किया गया, जो वर्क डन किया गया किसी किसी के द्वारा, तो उसको वो हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो बी पॉइंट है इन्फिनिटी पे और ए पॉइंट है कि यहाँ पे, तो बी से ए पे एम मास को लाने में जो वर्क किया गया उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो आता है वी ए माइनस वी वी, मीन्स वी ए फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन ब्रिंगिंग मास एम फ्रॉम बी टू ए, बी से ए पे लाने पे जो वर्क डन किया गया अपॉन मास एम, जिस मास को ला रहे हैं, ओके। तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए, मीन्स वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास एम फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन मास एम, ओके। अब जो वी ए की वैल्यू इन्फिनिटी पे ऐसा माना जाता है, ऐसा एजम्पशन, ऐसा कन्वेंशनल चला आ रहा है कि जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू आती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू आती है, वो जीरो होती है, ओके। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होगा। इसके इवन ये पूरा चैप्टर ही लगभग लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही लगता है मेरे को, तो ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन माइनस अपॉन मास। अब जो v आता है वी एट पी मीन्स कोई मास एम और p पॉइंट पे हम इसकी पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल की का वैल्यू जो आता है वो आता है माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर, ओके। ये m मास और ये r इसकी डिस्टेंस पॉइंट की। अब आता है रिलेशन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रेशियो आता है, ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, या फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा ई डॉट डी आर इंटीग्रल में
इज इक्वल्स टू माइनस डी वी का इंटीग्रल। ओके, इतना आता है इसमें रिलेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन तो देख लिया हमने, अब देखते हैं कि ये कहाँ पे कितना आता है। अब पहला लेते हैं इसमें होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के आउटसाइड कितना होगा? आउटसाइड, ये होलो स्फीयर है पूरा खोखला गोला, ठीक है, तो इसके आउटसाइड पी पॉइंट पे कितना होगा? जी एम बाई आर स्क्वायर। ये एक पॉइंट मास की तरह एज्यूम किया जाएगा। अभी ऐसा लगता है कि इसका पूरा जो मास है वो सेंटर पे है। ओके, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर और जो इसका मास है वो एम है। तो ई एट पी, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी इज माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, और ई इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर। तो ई इंटू आर इज इक्वल्स टू डी वी या वी, ई इंटू आर इज वी, तो आर से आर कैंसिल, तो वी पी इज माइनस जी एम बाई आर। ओके, वी एट पी, इस पॉइंट पे इस मास के कारण जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस जी एम बाई आर, इसकी वैल्यू आ जाएगी इतनी। अब लेते हैं सरफेस पे। सरफेस पे कितना होगा? यहाँ पे सरफेस पे आती है जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है वो आती है माइनस जी एम बाई आर, इसका जो एक्चुअल रेडियस है आर, कैपिटल आर। ओके, और जो सरफेस पे इसका जो पोटेंशियल आता है वो आता है आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर से आर कैंसिल, तो माइनस जी एम बाई आर। ओके, अब आता है इनसाइड। इनसाइड पे तो जीरो आती है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है वो आती है जीरो अंदर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो जीरो आ गई, लेकिन जो इसका इनसाइड है, इनसाइड जो इसका जो पोटेंशियल आता है वो आता है माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर आता है। ओके, अब आता है हमारे पास सॉलिड स्फीयर। ओके, हॉलो लिख दिया मैंने, सॉलिड स्फीयर आता है, ठीक है। तो जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में जो ई एट पी मीन्स सरफेस से बाहर, ये आता है जी एम बाई आर स्क्वायर, और जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? माइनस जी एम बाई आर। अब आता है इसका सरफेस पे। सरफेस पे इसकी वैल्यू आ जाती है ई एस इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, और जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है सरफेस पे आती है माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, और इनसाइड जो होगी वो होगी माइनस जी एम बाई स्मॉल आर बाई आर क्यूब, और जो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी अंदर इस पी पॉइंट पे वो आती है माइनस जी कैपिटल एम इंटू 3/2 कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स, मीन्स कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स के द्वारा कितना काम किया जा रहा है उसको वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कंजर्व रहती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे में हम किसी एम मास के बॉल को ऊपर फेंक दे एच हाइट पे, तो जब वो एच हाइट पे पहुंचेगा तो वहाँ पे वो एक पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या हो जाएगी? स्टोर्ड हो जाएगी। जब वो नीचे की ओर आएगी तो धीरे धीरे उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती जाएगी। ओके, तो ऐसी इसमें भी है कि इन्फिनिटी से हम कोई दो मास हैं ऐसे, ठीक है, इन्फिनिटी वो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पे हैं, चिपके हैं चाहे दूर हैं, ठीक है, हम इन्फिनिटी से उन दोनों को लाए, एक एक करके लाए, और हमने उनको क्या रख दिया? एक कॉन्फ़िगरेशन में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर रख दी हमने अपने मन से किया है, ठीक है, रख दी। तो इसको इन कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में जितना काम किया गया वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मतलब वो सारा वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया? कंजर्व हो गया, उसमें चेंज हो गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है वो आती है माइनस जी M1 M2 बाई आर पोटेंशियल एनर्जी। अब जो आता है हमारे पास स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी का मतलब आता है कि अर्थ के सरफेस से हम, स्केप का मतलब भाग जाना, स्केप का मतलब किसी चीज़ को, मतलब कोई चीज़ भाग गई। अगर हम अर्थ के सरफेस से किसी बॉल को फेंकते हैं एच हाइट तो नीचे आ जाती है, ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो वो क्या? सर्कुलर मोशन करेगी। ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे फिर क्या हो जाएगी? बाहर चली जाएगी वो। जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट तो घूम रहे हैं इसके अगल बगल, लेकिन किसी को हम अगर स्केप कराना है तो उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकना पड़ेगा अर्थ की सरफेस से। अर्थ की सरफेस से ऊपर से फेंकेंगे। अगर अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर अगर एच हाइट से फेंकेंगे तो उस टाइम इतनी नहीं होगी, ठीक है। स्केप वेलोसिटी का एक डेफिनेट फार्मूला नहीं है, वो डेफिनेट फार्मूला सिर्फ अर्थ की सरफेस तक ही है वैलिड। ओके, अब आपको बताता हूँ। जैसे ये अर्थ की सरफेस है,
यहाँ पे बॉल है, मैंने फेंक दी, तो जो ये पाथ आएगी ये इलिप्टिकल पाथ आती है पहली बार में फेंकने पे। ओके, इसकी वैल्यू बढ़ा दी। तो जब इलिप्टिकल पाथ आई और वैल्यू बढ़ा के फेंकी, ज़्यादा स्पीड से फेंकी, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन करेगा। और ज़्यादा स्पीड से फेंकी, फिर ये इलिप्टिकल पाथ बनाता है। ठीक है, और ज़्यादा स्पीड से फेंकी, फिर ये क्या इलिप्टिकल पाथ नहीं बनाता है, फिर बनाते हैं पैराबोलिक पाथ। ओके, पैराबोलिक पाथ मीन्स जब हमने इसको फेंका, पहले बार में फेंका तो इलिप्टिकल पाथ बनाई, जब इसकी वेलोसिटी हमने और बढ़ाई, जब और बढ़ाई तो ये सर्कुलर मोशन करने लगा। जब हमने इसकी वैल्यू करीब करीब अंडर रूट जी आर के बराबर रख दी या जी आर से ज़्यादा कर दी, तो ये एलिप्टिकल पाथ बनाने लगा। ठीक है, जब हमने इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड कर दी, इसकी स्पीड मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चल रहा है, तो उस टाइम इसकी वैल्यू इसका जो पाथ आ गया वो आ गया हमारे पास हाइपरबोलिक, पैराबोलिक। ओके, पैराबोलिक आ गया। अब 11.2 से ज़्यादा की तो हाइपरबोलिक पाथ आ गया हमारे पास। हाइपरबोलिक पाथ में स्केप तो करेगा ही करेगा, भाग जाएगा वो, मतलब वो चीज़ वापस आएगी नहीं पृथ्वी पे। ठीक है, पृथ्वी से 11.2 की स्पीड से अगर कोई चीज़ फेंकी जाए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कोई चीज़ फेंकी जाए तो पृथ्वी पे वापस आएगी ही नहीं। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा स्पीड पे फेंकी, अगर 11.2 पे फेंकी एग्जैक्ट, तो वो क्या बनेगी, पैराबोलिक पाथ बनाती है वो। ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा स्पीड पे फेंकी तो हाइपरबोलिक पाथ बनाएगी और वापस तो नहीं आएगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो इसके वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला ही है ये वैसे, लेकिन ये सरफेस के लिए है। ठीक है, व्हेन बॉडी एम इज स्केपिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम बाय आर। एम है मास ऑफ अर्थ। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो ये इसके वेलोसिटी है उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, और जो अर्थ के लिए है, जैसे जी एम बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमने जी ग्रेविटी की वैल्यू रख दी, तो ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे रखने पे क्या आ जाता है, अंडर रूट टू जी आर, तो वी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है इसमें कि अगर हम एम मास के हैं, तो अगर ऊपर की ओर अगर हमें स्केप कराना हो, पृथ्वी से स्केप कराना है इस वेलोसिटी से, जो मतलब कोई जो हमें स्केप करना है, अगर पृथ्वी कितनी स्पीड से घूमे कि हम स्केप कर जाएं, ग्रेविटी हम पे लगेगी ना, तो वो उसका जो टाइम पीरियड आता है वो था 84 मिनट। ठीक है, 84 मिनट अप्रॉक्सीमेटली टाइम पीरियड आता है कि 84 मिनट में वो पूरा क्या एक दिन कंप्लीट कर ले, 24 घंटे के बराबर, मीन्स एक चक्कर पूरा कर ले, वो घूम जाए, एक चक्कर पूरा घूम जाए 84 मिनट में, तब हम बाहर चले जाएंगे, हम स्केप कर जाएंगे, कोई भी मास एम स्केप कर जाएगा। अब आता है मोशन ऑफ सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट हमने देखा कि जब हम फेंकते हैं किसी चीज़ को हाई स्पीड से पृथ्वी से, तो वो क्या करती है, या तो इलिप्टिकल पाथ बनाती है या तो सर्कुलर पाथ बनाती है। तो जो सैटेलाइट होती है वो सर्कुलर पाथ बनाती है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूमती है। जैसे भी कोई स्पेस में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं पृथ्वी के द्वारा, तो वो क्या सर्कुलर पाथ बनाते हैं। ठीक है, उनके द्वारा जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ बनाया जाता है। तो उनकी जो वेलोसिटी आती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको कहते हैं, वो कितनी आती है, वो आती है जी एम बाई अंडर रूट जी एम बाई आर। ओके, उसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट जी एम बाई आर। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, ये कैसा आया, क्योंकि जो एम मास है, इस सैटेलाइट का मास एम है, इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी अंदर की ओर, उसकी वैल्यू आती है एम वी आर स्क्वायर बार एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। और जो ग्रेविटेशन है वो भी इसी लाइन के पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और अंदर की ओर ही एक्ट कर रहा है। ओके, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आ जाएगा। मीन्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो किसकी वजह से लग रही है, वो ग्रेविटेशन की वजह से। कौन ला रहा है उसको, वो ग्रेविटेशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। तो इसकी वैल्यू इन दोनों को इक्वेट करने पर आ जाती है अंडर रूट जी एम बाई आर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आता है सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। अगर जो सैटेलाइट है वो बहुत ही क्लोज है अर्थ के, और अधिकतम सैटेलाइट ऐसी होती हैं, मैक्सिमम जो सैटेलाइट होती हैं हमारी वो ऐसी होती हैं जो अर्थ के बहुत ही क्लोज होती हैं, तो उस केस में क्या आ जाता है,
उस केस में जो वी नॉट है, वी नॉट कह दिया मैंने उसको, वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बाई आर। ठीक है, ये एक्चुअल में आर प्लस आर होगा, आर प्लस एच होगा, अर्थ का रेडियस प्लस एच, लेकिन ये एच बहुत ही छोटा है तो इसको नेगलेक्ट कर देते तो आर के इक्वल आ जाता है। ओके, तो जो वी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उस टाइम सैटेलाइट की वो आती है अंडर रूट जी आर, और उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आती है, वो आती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड या 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आता है रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन, तो जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट 2 GR, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का आता है वो आता है अंडर रूट जी आर। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, वी अपॉन वी ओ इज अंडर रूट 2, तो वी इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो इसको एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट में कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो हम देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी होती है एम वी स्क्वायर, एम है सैटेलाइट का मास, वी है इसकी वेलोसिटी, तो इसकी वी की वैल्यू हमने पढ़ी थी अंडर रूट जी एम बाई आर, अंडर रूट जी एम बाई आर हमने उसकी स्पीड पढ़ी थी, जब इसका स्क्वायर करेंगे वी स्क्वायर तो इतना आ जाएगा अंडर रूट जी एम, अंडर रूट नहीं आएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो एम इंटू जी इंटू एम, कैपिटल एम अपॉन आर, तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई, तो अगर सरफेस पे है मीन्स नियरली क्लोज टू द सरफेस, सरफेस के बहुत क्लोज है तो उस टाइम कैपिटल आर रख देंगे, क्योंकि अर्थ के सरफेस के इक्वल आ जाएगा वो लगभग लगभग, क्योंकि वो जो हाइट होगी वो नेगलेक्ट कर देंगे हम उस टाइम। और जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है वो आती है माइनस जी एम बाई आर। ओके, जी एम एम बाई आर, और अगर एच हाइट पे है तो ये स्मॉल आर आ जाएगा, और स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके, जो टोटल एनर्जी आती है वो आती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2 आर माइनस जी एम एम बाई आर। तो ये 2 आर पॉजिटिव है और जो आर है वो निगेटिव है, तो फाइनली निगेटिव में आंसर आएगा, तो माइनस जी एम एम बाई 2 आर टोटल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास माइनस जी एम एम बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी है इतनी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के आधे आधे के बराबर, जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा है या काइनेटिक एनर्जी का दोगुना पोटेंशियल एनर्जी है, तो ऐसा रिलेशन आता है इसमें। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आता है इसमें केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो आपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं वो 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। कहाँ से, अर्थ के सरफेस से, अर्थ की सरफेस से 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है, 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पे, और जो उनका टाइम पीरियड होता है वो 1 आवर होता है। जैसे हम अपने डिश एंटीना वाला डिश होता है हमारे पास, तो वो एक जगह पे सेट करते हैं, लेकिन जो सैटेलाइट है वो तो चेंज होता जा रहा है ना, वो चेंज होता जा रहा है, वो आगे की ओर बढ़ रहा है। पृथ्वी भी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, और सैटेलाइट भी घूम रहा है। तो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 घंटे, मीन्स 24 घंटे में एक रिवोल्यूशन पूरा करता है, और अर्थ का भी उतना ही होता है। इसका मतलब क्या है कि जो सैटेलाइट हम देखेंगे, हम अगर अर्थ से देखेंगे तो हमको सैटेलाइट क्या लगेगा कि सैटेलाइट एक ही जगह पे है, ठीक है, लेकिन वो भी चल रही है और अर्थ भी चलते जा रहा है, इसलिए हम डिस्क को क्या करते हैं एक जगह पे सेट कर देते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। अब आता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। जो पहला लॉ आता है वो आता है ऑल प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन क्लोज्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज फोकस ऑफ इलिप्स। तो जो सन के अराउंड जो प्लेनेट होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, मोशन करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं। ये सन है और ये इलिप्स है, तो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे सर्कुलर में नहीं करते, ऐसे करते हैं। यहाँ पे कभी सन के पास आ जाते हैं, कभी सन से दूर जाते हैं, कभी पास आ जाते हैं, कभी दूर जाते हैं, ठीक है। तो जो इसकी इक्वेशन आती है और इलिप्स की जो इक्वेशन आती है वो आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और जो बी स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, या ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और जो ई है वो होती है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब है पी एफ बाई पी एल। जो ई है मैं आपको बताता हूँ, जो ई है, ई की वैल्यू है पी एफ बाई पी एल। पी एफ बाई पी एल मीन्स जो पी एफ है, यहाँ पे फोकस है, मैं बताता हूँ पहले। जो ये इलिप्स है, ये इलिप्स है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी है, यहाँ से यहाँ तक की भी बी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक 2b। यहाँ से ए है, यहाँ से ए है, तो टोटल कितनी आ गई 2a आ गई। इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को कहते हैं मेजर एक्सिस, और ये वाली जो होती है ये माइनर एक्सिस। जब इसका आधा लेते हैं तो इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और पूरा लेते हैं तो मेजर एक्सिस। ऐसे ही जब ऐसे लेते हैं तो सेमी माइनर एक्सिस और पूरा माइनर एक्सिस। तो इसके दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पे होता है, एक फोकस यहाँ पे होता है, ठीक है। जो फोकस के जो अब इसेंट्रिसिटी बताता हूँ। यहाँ पे इसका डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है, और यहाँ पे जो एल है, ये एल लेंथ का जो हमने रेखा खींची है, ये लाइन जो खींची है, ये लाइन एक ऐसी लाइन है कि, और ये पॉइंट एक ऐसा वेरिएबल पॉइंट है, जो ई होगा वो पी एफ बाई पी एल होगा। मीन्स पी एफ ये जो डिस्टेंस है अपॉन ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस अपॉन ये वाली डिस्टेंस अपॉन ये वाली डिस्टेंस। इसका इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है इलिप्स के केस में। ओके, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। मैंने लिखा भी होगा, यहाँ पे नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। 0 से बड़ा और 1 से छोटा इनका रेशियो आता है। ओके, तो इसको इलिप्स कहते हैं, और इनका रेशियो पूरे जो इलिप्स में है तो ऐसा बनता है। मीन्स हमने एक ऐसा पॉइंट मतलब निजात कर दिया, ऐसा पॉइंट सर्च कर दिया जिसका मतलब जो पी एफ बाई पी एल है वो क्या है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, तो ऐसा करवा जाता है उस टाइम। तो इसके दो फोकस होते हैं। ये फोकस जो है, ये जो एल लाइन है, इसका जो निर्देशांक आते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट आते हैं माइनस ए बाई ई आता है। ओके, और जो ये फोकस है इसका जो कोऑर्डिनेट आता है वो आता है माइनस ए ई 0, ए ई कॉमा 0 और ए ई कॉमा 0। यहाँ पे होगा तो ए ई कॉमा 0, यहाँ पे होगा तो माइनस ए ई कॉमा 0। यह आ गया 0 कॉमा बी ऊपर ये वाला, और ये आ गया 0 कॉमा माइनस बी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो इलिप्स होता है, जब इलिप्स के दूर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पेरिफेलियन। ओके, पेरिफेलियन कहते हैं उसको, उस जो स्थिति है उसको कहते हैं पेरिफेलियन या पेरिजी, पेरिजी कहते हैं उसको। और जो जब सन के पास में जाते हैं ऑर्बिट, जब सन के पास में जाते हैं प्लेनेट, तो उस टाइम जो ऑर्बिट में घूमते हो तो उस टाइम उसको कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं एफिलियन या एफओजी। ओके, एफिलियन या एफओजी कहते हैं उस टाइम उसको। अब आता है सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। केपलर का जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि जो एरियल वेलोसिटी होता है प्लेनेट का वो होता है कांस्टेंट। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो प्लेनेट की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। जब वो सन के पास जाता है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है प्लेनेट की, और जब क्या होती है, जब दूर जाता है सन से तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे होती है, ठीक है। प्लेनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट नियरर टू सन एंड स्लोअर व्हेन इज फार टू सन। मीन्स सन से दूर जाने पे क्या हो जाती है, इसकी स्पीड कम, और सन के पास आने पे इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ एरियल वेलोसिटी क्या है। डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इज एरियल वेलोसिटी, और ये एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। ये क्या है कि जैसे प्लेनेट था यहाँ पे पहली पोजीशन, इसकी वेलोसिटी है v1, यहाँ से यहाँ चला तो सन से लेके, ये सन है तो जो इतना एरिया है, इतना एरिया है, तो इतना एरिया सेम होगा। तो डी ए बाई डी टी मीन्स किसी टाइम में, जैसे 10 दिन में इसने इतना एरिया कवर किया 10 दिन में, तो डी ए बाई 10 दिन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 10 दिन में इतना ही एरिया कवर करेगा ये। लेकिन आप देख सकते हो कि ये एरिया क्या है, इसकी लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है ना, ये आर ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे कम चलेगा। इसका मतलब ये यहाँ पे कम वेलोसिटी से चलेगा, यहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी से चलेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। और जो इस केस में होता है, ये एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 आता है, क्योंकि क्या टाउ नेट 0 आता है, टॉर्क इसका 0 आता है। ये टॉर्क 0 क्यों आता है, टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ होता है ना, तो आर क्या है, देखो यहाँ पे आर,
यह है प्लेनेट की डिस्टेंस, और जो एफ है वो भी इसी में है। आर और एफ क्या है, सेम लाइन में है, तो उस टाइम टॉर्क जीरो हो जाता है। एफ क्रॉस आर, एफ आर साइन थीटा, 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री साइन 180 डिग्री जीरो, तो टाउ जीरो आ जाता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि टाउ जीरो है। और टाउ जीरो क्यों है, क्योंकि आर और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक ही लाइन पे है। ठीक है, तो जो डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू आती है एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m आ जाता है। अब जो थर्ड लॉ आता है केपलर का, वो आता है थर्ड लॉ जो आता है वो आता है टाइम पीरियड ऑफ एनी स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। जो सेमी मेजर एक्सिस है, कहाँ पे, सेमी मेजर एक्सिस ये है, इसकी डिस्टेंस ए है, तो जो टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो ए क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। अब कई लोग इसको गलत तरीके से भी समझा रहे हैं। गलत तरीके से क्या मीन्स, किताबों में भी ऐसा ही दिया गया है कहीं पे, मीन्स इसको समझाने के लिए, जैसे वो मान लेते हैं कि जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे गोल में उस टाइम क्या हो जाती है, उस टाइम पे ये इसको क्या सर्कुलर मोशन मान रहे हैं, तो उस टाइम पे जो टी की वैल्यू आती है वो आती है 2 पाई आर की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट जी एम ऑफ सन, मास ऑफ सन। तो उस टाइम भी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ जाता है। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यूब आ जाएगा। ये सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में तो भाई आर तो कांस्टेंट हो गया ना, आर तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे प्लेनेट ये आर, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है। इसका मतलब ये वाला तरीका जो है वो गलत है। ओके, किताबों में भी ऐसा ही दिया गया है, इससे आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, आईआईटी के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे इससे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ओके, जो सही तरीका वो है इलिप्टिकल पाथ, इलिप्स। ये निकालना थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी है, लेकिन यही एक्चुअल फॉर्मूला है उसका। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अप इनटू मास ऑफ सन। तो इसको करने में भी इतना आता है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ए क्यूब क्या है, वेरिएबल है, ये चेंज होता जा रहा है। ठीक है, जो रेडियस है उसकी वो चेंज होती जा रही है, रेडियस भी नहीं कह सकते उसको, वो जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथेज है वो चेंज होती जा रही है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, मीन्स जो टाइम पीरियड होता है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो आई होप आपके लेक्चर में, आज के लेक्चर में आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।